सो गुड इवनिंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टारगेट विद इसके सर के इस स्पेशल प्लेटफॉर्म में। और एज यूजुअल जो है हम एक बार फिर से आप सभी के लिए टीजीटी पीएचडी और एलटी ग्रेड के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप लोग का जो लगातार फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक, ये हमें प्रोत्साहित कर रहा है। अब यहाँ देखें, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉल। ये जो लाइन है ये किस वर्क से है? तो बहुत अच्छा, स्मिता सिंह का जवाब आ गया है, एज यू लाइक इट। सचिन का जवाब आ चुका है, एज यू लाइक इट। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छा आप लोग पकड़ रहे हैं। अब अगर मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप ये बताएं कि ये जो लाइन है ये किस सॉन्ग का पार्ट है। एक्चुअली एज यू लाइक इट में एक सॉन्ग है, उस सॉन्ग की यदि पहली लाइन आप बताएंगे और मुझे ये बताएंगे कि ये सॉन्ग जो है गाने वाला कौन है, तो और अच्छा लगेगा। चंचल जी बहुत सही, एमियंस। ठीक है, इस सॉन्ग को जो है गाते कौन है? एमियंस। और ये जो है सॉन्ग एक्ट सेकेंड सीन 7 में आपको मिलता है। जो सॉन्ग की सबसे पहली लाइन है, बहुत अच्छा अनामिका बता रही हैं, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड। ये सॉन्ग की पहली लाइन है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, बार बार आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये सॉन्ग ही बहुत फेमस है, कई बार सीधे सीधे पहली लाइन से पूछ चुका है कि ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड जो है ये सॉन्ग कहाँ पर है। हाँ, दाउ आर्ट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रेटिट्यूड, दाई टूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन। क्या बात है। तो यहाँ पे जो है एक तरह से विंड की आलोचना की गई है और ये कह रहे हैं तुम अनकाइंड हो। जिस तरह ह्यूमन बीइंग है, आप उसकी चाहे जितनी भलाई कर लीजिए, अच्छा काम कर लीजिए, लेकिन वो अपनी इनग्रेटिट्यूड को दिखाता है। अगर आप किसी के प्रति अच्छा करते हो तो उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? इनग्रेटिट्यूड को दिखाता है। तो वही है, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो टीथ है वो कीन है, नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम देखी नहीं जा रही हो। एल्दो दाई ब्रेथ इज बी र्यूड, ये कह रहे हैं कि तुम्हारा जो ब्रेथ हो बहुत ही र्यूड है, मतलब बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत सी चीजों को उखाड़ते फेंकते हुए। अब एक मेरा प्रश्न है कि आप ये बताइए कि यहाँ कौन सा फिगर आप स्पीच है। अगर मैं आपसे पूछूं, 3 लाइन पढ़ते हैं, ब्लो ब्लो दाउ विंटर विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इन ग्रेटिट्यूड। बहुत बेहतरीन है, इसको फिर से समझिएगा। ये कह रहा है कि विंटर विंड तुम बहो, तुम्हारा जो बहना है, तुम्हारा जो हवाओं का बहना है वो उतना भी अनकाइंड नहीं है जितना कि मैन का इनग्रेटिट्यूड है। मैन का जो इनग्रेटिट्यूड है वो ज्यादा गड़बड़ है। यानी तुलना किया गया है हवाओं का बहना, ठंडी हवाओं का बहना और मैन के इनग्रेटिट्यूड में। जो मैन का इनग्रेटिट्यूड है वो कुछ ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, ये है। तो जल्दी बताइए कौन सा फिगर आप स्पीच है इस लाइन में, जल्दी फास्ट। इतना टाइम नहीं लगाते हैं, पर्सोनिफिकेशन नहीं। सबसे पहले आपको बताना है यहाँ पे सिमिली, क्योंकि एज वर्ड का यूज किया गया है। अब उसके बाद हम आते हैं, हाँ, यहाँ तो सीधे सीधे एड्रेस किया जा रहा है विंटर विंड। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। अगर आप कहा जाए, अब आगे अगर हम और बढ़ेंगे तो डाई डाई टूथ, अब दांत किसके होंगे? ह्यूमन बीइंग के होंगे। तो जहां से ये लाइन आ रही कि डाई टूथ इज नॉट सो कीन बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, एल्दो दाई ब्रेथ बी र्यूड, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए, इसी में एक, जैसे आप शेक्सपियर के जितने भी सॉन्ग हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो नॉन सेंसिकल वर्ड होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड है इसके बाद ये लाइन बोलते हैं, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, मोस्ट लविंग मियर फॉली। क्या बात है। जितनी भी फ्रेंडशिप है वो सब फेनिंग है। फेनिंग का मतलब दिखावा वाला है, धोखेधड़ी वाली चीज है। यानी दुनिया में कोई भी फ्रेंडशिप सच्ची नहीं है, सब धोखेधड़े वाली है। एंड मोस्ट लविंग मियर फॉली, और जो हम कहते हैं कि भैया ये हमें बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, ये पर्सन हमें बहुत लव करता है, वो क्या है?
वो केवल आपके लिए फॉली है, आपकी मूर्खता है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या बात है। यहाँ पे फ्रेंडशिप और लव लव नेचर को जो है क्रिटिसाइज किया गया है। और उसके बाद की फिर लाइन है, देन हे हो द होली, देयर लाइफ इज मोस्ट जोली। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली ये जो हे हो सिंग हे हो, ये लास्ट में भी आता है अनटू द ग्रीन होली, सबसे लास्ट वाली लाइन। जो दूसरा वाला आपका स्टैंजा शुरू होगा, फ्रीज फ्रीज दाउ बिटर स्काई दैट डस्ट नॉट बाइट सो नाय एज बेनिफिट्स फॉरगॉट दाउ दो दाउ द वाटर्स वार्प दाई स्टिंग इज नॉट सो शार्प एज फ्रेंड रिमेंबर्ड नॉट। फिर एक बात कि जो जो ये हवाएं हैं, ठंड वाली हवाएं, इनकी जो है स्टिंग, इनके द्वारा जो स्टिंग लग रहा है, जो चोट लग रहा है या वो उतना ज्यादा घाव नहीं करने वाला है जितना कि अगर कोई फ्रेंड होता है वो आपको याद नहीं करता उससे जितना आपको घाव मिलता है, जितना दुख होता है। हम्म फिर उसके बाद फिर वही लाइन है, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। तो ये याद रखना है। इसमें जो कॉमन, जैसे शेक्सपियर के हर सॉन्ग में आपको एक कोई लाइन होगी जो नॉनसेंसिकल लाइन होगी और वो रिपीट होगी हर स्टैंजा में। तो यहाँ पे जो लाइन बार बार रिपीट हो रही है वो क्या है, जल्दी बताएं आप लोग, याद करिए मेरे साथ। अब कब याद करोगे, इट इज द टाइम टू लर्न एवरीथिंग विद मी। हे हो, क्या लाइन आ रहा है, हे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, सिंग हे हो, हम्म सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली, अनटू द, ये पूरी एक लाइन में है, अनटू द ग्रीन हॉली, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। तो ये जो आपकी शुरुआत हो रही है, ब्लो ब्लो द विंटर विंड, और उसमें जो रिपीटेटिव बार बार रिफ्रेन जो आ रहा है इस सॉन्ग में, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर के किस सॉन्ग में जो रिफ्रेन है वो ये वाला आ रहा है, हे हो सिंग हे हो अनटू द ग्रीन हॉली। रिफ्रेन भी आपसे पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि हर सॉन्ग का अलग अलग रिफ्रेन है। ठीक है, क्लियर है सभी को? नहीं नहीं, अब फिर आप स्मिता गड़बड़ कर रही हो। रिफ्रेन वो होता है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो ब्लो ब्लो है आपका वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट का मतलब ये होता है कि कोई लाइन या कोई वर्ड बार बार किसी स्टैंजा में आए, तो जो बार बार आ रहा है वो ये आ रहा है। अच्छा, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। सॉरी स्मिता, आपने पहले रिफ्रेन लिखा है फिर ब्लो ब्लो लिखा है, आप क्वेश्चन का जवाब दे रही थी किस में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ओके, गुड गुड। चलिए, तो इज इट क्लियर टू एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा, डीपर से डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग हो रही कि नहीं? एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपर लेवल पे लेके जाया जा रहा है और आपको कोशिश यही करना है कि क्वेश्चंस को याद करने हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। पोइट्री को किसी ने कहा है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट है सभी नॉलेज का। इट इज एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, ये उतना ही इमॉर्टल है जैसे कि मनुष्य का हृदय। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। बताइए, ये बात, इस ओपिनियन को कौन रख रहा है, पीबी शेली, एसटी कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन किट्स? तो ये बात को रखने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। कहाँ पे ये विलियम वर्ड्सवर्थ इस बात को रखते हैं, तो आप सभी को फिर बता दूं, विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर थ्योरी की बात की जाएगी कि थ्योरी ये कहाँ लिखते हैं, तो फिर कहाँ लिखते हैं भाई, नाम बताइए। थ्योरी कहाँ लिखते हैं, किस वर्क में, स्मिता टेल? यस, इन द प्रीफेस, वेरी गुड। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट। ज्यादातर इनकी जो थ्योरी है वो यहीं से आती है पोइट्री की। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं आप लोग, स्मिता, चंचल, रुचि, अभी तक तो यही तीन लोग बार बार आ रहे हैं, अनीता पांडे भी आ चुकी हैं। ठीक है, अनामिका। हाँ, अभी 5 लोग का जवाब आ रहा है, सचिन का उधर आया था, 6 लोग हैं। चलो ठीक है भाई, अब नमिता जी ने भी हाजिरी लगा दिया है। चलो ठीक है भाई, गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, श्रीपति जी 1800 में आया था। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच, इसमें से कौन सा पेयर आपको मिसमैच लग रहा है, बताइए भैया। ये वर्क है, उसका पब्लिकेशन डेट है। प्रोमेथियस अनबाउंड क्या 1820 में आया था? यस। हेलास 1823 में, एडोनियस 1823, एलास्टर 1816। तो इसमें गलत क्या है? तीसरा वाला एडोनियस। एडोनियस का डेट क्या है एग्जैक्टली? 1821। ठीक है, बहुत अच्छा। अब मेरा कुछ क्वेश्चन है, अगर उसके आप जवाब देंगे तो मैं मानूंगा यस आपका बढ़िया चल रहा है मामला, और नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है। ये आप सभी को आगे की तैयारी हो रही है। अब नेट एग्जाम आप सब जितने भी पीजी किए हैं, चाहे पीजीटी में चांस बने या ना बने, अब जो है हम नेट की तैयारी करा रहे हैं आपको, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, सब चीज की तैयारी आप कर रहे हो अब मेरे साथ मिलकर। अब एक बात बताइए कि एडोनेयस की जब हम बात करते हैं तो जवाब आया है, चंचल जी ने बोला है कि ये पास्टोरल एलजी है। स्मिता ने एक एक्स्ट्रा जवाब दिया है कि सर पब्लिश 6 वीक आफ्टर किड्स डेथ, बिल्कुल सही। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने ये चीज मुझे दो चीज बताई है कि किड्स के डेथ के बाद लिखा गया है, डेडिकेट किया है, रुचि कुमारी कह रही हैं किड्स को, ठीक है। स्मिता स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग। अब मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताइए। आप ये मुझे बताइए कि ये जो है इसमें कितने लाइन्स हैं टोटल, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर? ठीक है, रागिनी पास्टोरल एलजी है, बिल्कुल, बहुत सही। तो सबसे पहली बात कि ये पास्टोरल एलजी है, एकदम सही बात है, सभी लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पोयम है इसमें कितनी लाइन है टोटल? तो 495 लाइन है। चंचल जी, अनीता पांडे, रुचि कुमारी, ठीक है जी, 495 लाइन्स हैं। और अगर पूछा जाए कि स्टैंजा फॉर्म क्या है, तो दैट इज स्पेंसरियन स्टैंजा। क्लियर है सभी को? तो ये है कुल मिला के मैटर। ठीक है, 7 वीक्स जो है ये समय लगा था, किड्स की डेथ के बाद ये लिखा गया था। पास्टोरल एलजी है, बिल्कुल सेम उसी ट्रेडिशन में जिसमें कि लिसिडस को लिखा गया था। ठीक है, लिसिडस भी पास्टोरल एलजी है। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन, टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके कई बार पूछा जा चुका है कि ये बताओ इनमें से कौन सा पास्टोरल एलजी नहीं है। तो वहां पे ये पूछा जाता है, लिसिडस ऑप्शन में रहता है, एडोनियस ऑप्शन में रहता है, इन मेमोरियम रहता है। अब आपको टिक करना इन मेमोरियम को, क्योंकि इन मेमोरियम वास्तव में पास्टोरल एलजी नहीं है। अच्छा, बहुत अच्छा, आप सभी लोग लगातार स्पेंसरियन स्टैंजा का राइमिंग स्कीम बता रहे हैं। बहुत अच्छा जी, ए बी बी सी सी सी। ठीक है, बहुत अच्छा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मुझे एक चीज और बता देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये जो इसका टाइटल है, ये मॉडल बनाया गया है किस कैरेक्टर पे? कौन सा कैरेक्टर है जिसके ऊपर इसको मॉडल बनाया गया है, एडोनियस को? एक्चुअली ये आप सभी को पता होना चाहिए कि एक्चुअली ये एडोनिस जो है, मुझे एक प्रश्न का बस जवाब दीजिए कि एडोनिस जो है ये किसके गॉड माने जाते हैं? चलो ये छोड़ दो, एडोनिस जो है किसके गॉड माने जाते हैं? कैन एनीवन टेल? ये गॉड ऑफ फर्टिलिटी माने जाते हैं। अनीता पांडे, बिल्कुल सही है। यूथ भी कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल यूथ भी हो सकते हैं, फर्टिलिटी के गॉड हैं तो यूथ हैं, तभी है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, मिस्टर बैटल्स ओपिनियन ऑन विश। ये जो आपका, ये वास्तव में एक एसे है, और इस एसे को जो है दैट हैज डिलाइटेड जनरेशन ऑफ रीडर्स। ठीक है, एक एसे है। अब इस एसे को जो है आपको कहाँ मिलता है, किसने लिखा है, ये कहाँ मिलता है? तो सबसे पहली बात कि इस एसे को लिखने वाले चार्ल्स लैम्ब हैं, और ये इनके एसेज ऑफ इलिया में मिलता है। किसमें मिलता है? एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना, चार्ल्स लैम्ब का ये बहुत ही फेमस। देखो चार्ल्स लैम्ब के कुछ एसेज हैं, आप लोग को कम से कम एसेज के नाम तो याद रखने पड़ेंगे।
मैं फिर आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ कि चार्ल्स लैम्ब का एक और फेमस ऐसे है जो उन्होंने अपने दोस्त सैमुअल टेलर कॉलरिज पे लिखा है। कैन एनीवन टेल कि उस ऐसे का नाम क्या है? उस ऐसे का नाम मुझे बता सकते हैं चार्ल्स लैम्ब के, जिसमें इन्होंने अपने जो है लव अफेयर का जिक्र किया है, जिसमें इन्होंने अपनी ग्रैंड मदर का जिक्र किया है, ठीक है, ग्रैंड मदर फील्ड का जिक्र किया है, अपने कजिन का जिक्र किया है। कुड यू टेल मी द नेम ऑफ द ऐसे? बहुत अच्छा। तो चार्ल्स लैम्ब का ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, ठीक है। मुझे उस ऐसे का नाम आप में से किसी ने नहीं बताया जिस ऐसे को इन्होंने डॉक्टर सैमुअल कॉलरिज को जिस ऐसे में याद किया है, उस ऐसे का नाम नहीं बता रहे हैं आप लोग। क्राइस्ट हॉस्पिटल, पहले आप बोलोगे क्राइस्ट हॉस्पिटल, याद करना पड़ेगा चंचल जी, अभी 3 दिन पहले 2 दिन पहले ही पढ़ाया हूँ। हाँ ठीक है, स्मिता ने बताया 5 and 30 years एगो, ये उसका दूसरा पार्ट है। क्राइस्ट आपने बताया, पूरा पूरा आप बताएंगे क्राइस्ट हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है, 5 and 30 years एगो, ठीक है, बहुत अच्छा जी। तो देखो बात बात में हम आपको बहुत सी चीजें बता रहे हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। यस अनीता जी एक स्कूल का नाम है। अब मुझे जल्दी से आप लोग बताएं, क्राइस्ट हॉस्पिटल के जो बच्चे हैं वो कौन से कलर का कपड़ा पहनते हैं, उनका ड्रेस कोड क्या है? अगर ये बता देंगे तो अच्छा लगेगा। ब्लू कलर, बहुत अच्छा जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स आर ओरिजिनली टाइटल्ड एज लियोन एंड सिंथिया? इसमें से कौन सा वर्क है जिसको वास्तव में ओरिजिनली जो है लियान एंड सिंथिया नाम से जो है टाइटल रखा गया था? कैन एनीवन टेल? भैया बताओ। बहुत अच्छा, जल्दी से बताइए, फास्ट। बी, बी है कि डी है? रिवोल्ट ऑफ स्मॉल इस्लाम, ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यहां ध्यान दें, कोई बात नहीं है। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है एक ऐसा वर्क है, ठीक है, जो कि 12 कैंटोज में है, और ये जो है 1817 में पब्लिश हुआ था, लिखा गया था, और पब्लिश हुआ था 1818 में। द पोएम ऑफ वाज ओरिजिनली पब्लिश अंडर द टाइटल लियोन एंड सिंथिया, ठीक है, इसको जो है ओरिजिनली जो टाइटल दिया गया था दैट वाज लायन एंड सिंथिया आर द रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। याद रखना है, लियोन एंड सिंथिया, या फिर दूसरा नाम इसको क्या बोलेंगे, LAON है, ठीक है, और इसके अलावा दूसरा या फिर इस नाम से भी आया था, ये आर करके लिखा हुआ है, रेवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, ऑफ द गोल्डन सिटी। तो ये याद रखना है भाई आप लोग को। देखो सेक्स जितनी भी बेसिक बेसिक जानकारी है, जैसे पीवी शैली के जितने मेजर वर्क्स हैं, जितने पोयम्स हैं, आपको सारे पोयम के टाइटल, सब टाइटल, यहाँ तक कि उसके मेजर करेक्टर्स, ये सारे याद रखने हैं। ये टीजीटी पीजीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ रहा है, आ सकता है। सारे पोयम्स का आपको पब्लिकेशन डेट याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा गेस किया था रागिनी ने। चलो कोई नहीं, गेस ही तो करना है, माइनस मार्किंग है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस हैविसम मैनर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन? मिस हैविसम का जो हवेली है उसका नाम क्या है? 37 हाउस, ये बहुत ही बढ़िया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल फार्म में जो फार्म है उसका शुरुआत में क्या नाम रहता है, जो फार्म का शुरुआत में जो है नाम क्या रहता है और बाद में क्या नाम पड़ जाता है? जो एनिमल फार्म है, एनिमल फार्म जो वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का, उसमें जो फार्म है उसको पहले मिस्टर जोन्स चलाते थे। तो जब मिस्टर जोन्स उसके मालिक थे उस समय उसका नाम क्या था और बाद में उसका नाम क्या हो गया? इतना टाइम लग रहा है? इतना टाइम नहीं लगाना है भाई, इतना टाइम अभी कल पढ़ाया हूँ। कल की क्लास में आप लोग कहाँ थे?
ठीक है, वो पहले नाम था मैनोर फार्म, बाद में उसका नाम क्या हो गया, एनिमल फार्म। अभी कल बताया था। एनिमल फार्म कब हुआ, जब ये एनिमल्स के कब्जे में आ गया। एनिमल फार्म जब एनिमल्स के कब्जे में आ गया तो ये एनिमल फार्म हो गया। उसके पहले क्या था, मैनर फार्म था ये। ठीक है, ये है, याद रखिएगा। MANOR ये स्पेलिंग है, सेम यही स्पेलिंग, इसलिए मुझे याद आ गया। ठीक है, सब भूलते मत जाइए भाई, कल ही क्लास चली थी। रिवीजन आप लोग पूरे मन से यहाँ बने रहिए और यहीं पे तुरंत का तुरंत याद करिए। और इम्पॉर्टेंट चीजें आपसे मैं पूछता रहूंगा। इन विच लैंडस्केप, इसीलिए मैं हड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बता रहा हूँ समझा के, आप बस इसे याद करते रहिए मेरे साथ ही। अच्छा चलो, अब एक काम, इससे तो मैंने कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछा, अरे कुछ क्वेश्चन तो बता दो। चलो, ये जो 37 हाउस है यानी सेटिस्फैक्ट्री हाउस, चलो कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। ग्रेट एक्सपेक्टेशन जो है चार्ल्स डिकेंस का नावल है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस का बहुत ही फेमस नावल है, ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डिकेंस का। ये नावल का अगर मैं कहूँ कि टाइप क्या है, इस नावल का टाइप क्या है, कैन एनीवन टेल? इसको बिल्डंग्स रोमन बोलते हैं। बहुत अच्छा, तालियां। ये बिल्डंग्स रोमन है अनामिका। देखो हमारे टीजीटी वाले बच्चे कितना अच्छा बता रहे हैं। शुरुआत के 2 टीजीटी के स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं 4 में से, अनामिका एंड रागिनी, बिल्डंग्स रोमन, बिल्डंग्स रोमन। फिर अब रुचि, स्मिता, चंचल। ओके, तो चार्ल्स डिकेंस हैं। अब आगे अगला प्रश्न, ये जो नावल है बिल्डंग्स रोमन कहलाता है क्योंकि जब एक बच्चे का बचपन से लेके उसके जवानी तक का पूरा डेवलपमेंट दिखाया जाएगा, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट दिखाया जाएगा, तो दैट विल बी कॉल्ड बिल्डंग्स रोमन, पहली चीज। अब जो है हीरो का नाम क्या है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन के हीरो का नाम, चंचल जी बहुत अच्छा जी, तालियां अनामिका। पिप, हीरो का नाम है पिप। ये तो उसका शॉर्टकट नाम है, मैं कहूँ फुल नाम बताओ, तो फुल का नाम है फिलिप प्रिप पिप, फिलिप प्रिप पिप, ये नाम है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे अगला प्रश्न मेरा यह है कि इनके किस नंबर का नावल है, तो ये 13 नंबर का नावल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मुझे ये बताइए कि ये अगर देखा जाए तो चार्ल्स लैम्ब ने अपनी 2 नावेल्स लिखी हैं जो ऑटोबायोग्राफिकल हैं। किस प्रकार की नावल हैं, ऑटोबायोग्राफिकल। तो जो 2 नावल ऑटोबायोग्राफिकल लिखी गई, ये भी बिल्कुल बिल्कुल इनकी ऑटोबायोग्राफी से मिलता जुलता है। और जो एक और नावल कोई है जो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल नावल माना जाता है, तो कौन है? तो इसके अलावा एक दूसरा नावल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड को प्योरली ऑटोबायोग्राफिकल नावल माना जाता है। अगर आपसे एक ऑप्शन पूछ दे कि भैया सबसे ज्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नावल कौन है, तो डेविड कॉपरफील्ड। फिर दूसरे नंबर पे जो ऑटोबायोग्राफिकल नावल आता है, ठीक है, तो अच्छा, सर आपने बार बार टीजीटी में लिया है नाम तो इसलिए याद हो गया। अच्छा चलिए, जो दूसरे नंबर पे आता है वो है आपका ग्रेट एक्सपेक्टेशन। तो ये दोनों याद रखिएगा, इनका ऑटोबायोग्राफिकल है। अब दूसरी बात, इनकी एक बहुत बड़ी विशेषता थी, चार्ल्स डिकेंस साहब की एक विशेषता थी कि इनका नावल्स बुक फॉर्म में पहले नहीं आता था। ये बताइए, चार्ल्स डिकेंस की नावल क्या पहले बुक फॉर्म में आती थी? नो। पहले जो इनकी नावल जितनी भी आती है वो पहले किस फॉर्म में आता है, सीरियलाइज्ड फॉर्म में। यानी सबसे पहले सीरियलाइज्ड फॉर्म में आता है और फिर उसके बाद वो बुक फॉर्म में आता है। तो 1 या 2 साल तक सीरियलाइज्ड फॉर्म में आएगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये नावल जो है किसी सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया था? क्या ये आया था? तो ये ध्यान देना, आया था। ये नावल जब सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया था तो ये कब से कब तक आया था, 1 दिसंबर 1860 से लेके 1 अगस्त 1861 तक। ये किस तरह आया है, ये सीरियलाइज्ड फॉर्म में आया हुआ है, ध्यान रखना है। और जिस जिस ये पीरियोडिकल में आया है उस पीरियोडिकल का नाम है ऑल द ईयर राउंड, ऑल द ईयर राउंड। ठीक है, ये उसमें आया हुआ है। अब जब ये सीरियलाइज्ड फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तब उसके बाद वो सारे को एक साथ कंपाइल किया जाता है और फिर उसको बुक फॉर्म में लाया जाता है।
तो बुक फॉर्म में ये कब आया है? अक्टूबर 1861 में। तो याद रखना है कि ये चीज ध्यान रखना है आप सभी को। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। और ये बुक फॉर्म में जब आया था तो 3 वॉल्यूम्स में आया था, इन 3 वॉल्यूम्स। क्लियर है? बहुत डीपर से डीपर लेवल पे बता रहे हैं। अब मुझे जरा ये बताना कि मिस हैबिसम के यहाँ जब ये हमारा हीरो जाता है तो वहां पे उसको एक छोटी सी लड़की मिलती है उसी के उम्र की, जिसे वो प्यार करने लगता है, जिसके लब में पड़ जाता है। उसका नाम क्या है? स्टेला। इसका तो मतलब पता है होता है, स्टेला का मतलब होता है स्टार। तो ये मिस हैबिसम की कौन है? कुड यू टेल? मिस हैबिसम की ये कौन लगती है? क्या उसकी सगी बेटी है कि एडॉप्टेड बेटी है? तो ये उनकी एडॉप्टेड डॉटर है। और उन्होंने इसे बहुत ही स्टोन हार्ट का बनाया है। ठीक है, तो ये मामला है। हैबिसम के बारे में जानिएगा, ये जो 37 हाउस है ये मिस हैबिसम का हाउस है। ठीक है, अच्छा ये बताइए मिस हैबिसम ऐसे क्यों रहती हैं? आप अगर मिस हैबिसम को देखेंगे नावल में तो हमेशा एक दुल्हन के जोड़े में रहती हैं, हमेशा दुल्हन के जोड़े में रहती हैं हमेशा, और उसी तरह दिखती हैं हमेशा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस दिन उनकी शादी हो रही थी, शादी का वेदी के पास ही उनको धोखा दे के उनका हस्बैंड चला गया था। तो शी वाज जिल्टेड इन लव एट द अल्टर बाय हर फियांसे। तो इसीलिए फिर उन्होंने जीवन भर उसी रूप में रहने की कसम खा ली थी और वैसे ही रहती थी। ठीक है, और अपने हाउस को वैसे ही रखा। अच्छा, एक करेक्टर है इसी तरह का, एक और करेक्टर शेक्सपियर का एक प्ले है जहाँ पे एक हमारी हीरोइन है, वो कसम खा लेती है, चूंकि उसके भाई की डेथ हो जाती है तो उसने कसम खा लिया था कि मैं कुछ सालों तक किसी भी पुरुष को देखूंगी नहीं, न शादी ब्याह के बारे में सोचूंगी। बताइए कौन सा प्ले है शेक्सपियर का? तो उस प्ले का नाम है ओलिविया, ट्वेल्थ नाइट, और करेक्टर का नाम है ओलिविया। बहुत अच्छा जी, सभी लोग अपने लिए तालियां बजा लें। हम्म, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। कितने साल का कसम खाती है? अब रागनी दुबे के लिए तालियां हो जाएं, क्योंकि एकमात्र पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले साल बताया। ठीक है, राग रागनी अनीता, रुचि सचिन। ठीक है, 7 सालों के लिए कसम खाती हैं, लेकिन कसम 1 साल के अंदर ही तोड़ देती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच लैंडस्केप इज द स्कॉलर जिप्सी इमेजिन? कौन सा ऐसा लैंडस्केप है जहां पे स्कॉलर जिप्सी को माना जाता है कि वहां दिखाई पड़ा था? तो लैंडस्केप कौन है? ऑक्सफोर्ड शायर। ठीक है, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। अब मैं फिर आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। अब ये देखो पहले भी बता चुका हूँ, जल्दी से मुझे बताइए। वायला सेजारियो के लिए पागल हो जाती है ओलिविया। ठीक है जी, मुझे ये बताइए द स्कॉलर जिप्सी जो है ये कब पब्लिश हुआ था? व्हाट वाज द टाइम, व्हाट वाज द ईयर? ठीक है, 1853। फटाफट बताना था। मैं टीजीटी वाले तो फटाफट बताओ, टीजीटी वालों को थोड़ी बहुत छूट है। अब ये मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा बुक है जिसपे ये बेस किया गया था? तो बुक का नाम है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग बाय जोसेफ ग्रैनविल। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। हम आपको इतनी बार चीज़ों से रिलेटेड इतनी अलग अलग चीज़ें हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं ताकि आपसे कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप बहुत बढ़िया करके आओ एग्जाम में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सोलेस। क्वीन विक्टोरिया को बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव होता था। कहाँ पे भैया? पीस का अनुभव होता था इन हर ग्रीफ, जब वो दुख में रहती थी, टेनिसन के किसी एक पोयम से। क्या आप उस पोयम का नाम बता सकते हैं? तो उस पोयम का नाम है इन मेमोरियम। अब इन मेमोरियम के बारे में मैं आपसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ या बताने जा रहा हूँ। मैं आपका नाम नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आई हैव अ वेरी लिटिल टाइम। तो इसलिए आप लोग नाम लेने के लिए परेशान मत होइए, गुरुजी मेरा नाम नहीं लिए, बस आप बताते जाइए। आई एम वॉचिंग यू ऑल साइलेंटली, मैं आपको देख रहा हूँ, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फटाफट मैं आप सभी से पूछ रहा हूँ,
क्वीन, पहले तो एक लाइन पढ़ दे रहा हूं, जरा उसको सुन लो। इन मेमोरियम वाज अ फेवरेट पोयम ऑफ क्वीन विक्टोरिया, हु आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, जिन्होंने अपने हस्बैंड के डेथ के बाद द प्रिंस कंसोर्ट अल्बर्ट, इनके हस्बैंड का नाम क्या था, कंसर्ट अल्बर्ट, उनके डेथ के बाद वाज सूदेड एंड प्लीज्ड, बहुत उनको सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत खुशी मिली, किससे, बहुत दुखी थी बेचारी, उस दुख के समय में उनके लिए सहारा का काम किया बाय द फीलिंग एक्सप्लोर्ड इन टेनिसन पोयम, जो ये टेनिसन का पोयम है इन मेमोरियम, इसमें जो उनको पढ़ने से फीलिंग आई, उससे उनको बहुत सूदनेस और बहुत ही प्लीजेंट महसूस किया उन्होंने। इन 1862 एंड इन 1883, एक बार नहीं दो दो बार क्वीन विक्टोरिया जो है टेनिसन साहब से मिली हैं, और इन्होंने मिल के बताया है कि भैया मैं तुम्हारी पोइट्री को बहुत लाइक करती हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। कोई क्वीन किसी देश की जो है पोएट को इतना सम्मान दे उसके वर्क को। अब हम आ जाते हैं, इन मेमोरियम 1850 में आया था। आप लोग बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा कि उनका इसी साल शादी हुआ था। ठीक है, और इसी साल इनको पोएट लारियट भी बनाया गया था। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। तो ये दो बहुत बड़ी बात है, दो इन्फॉर्मेशन जो स्मिता ने यहाँ एक साथ दिया है कि 1850 में इनकी शादी भी हुई थी, 1850 में इनको पोएट लारियट बनाया गया था। अब मुझे कोई बता सकता है कि इन्होंने पोएट लारियट इनके पहले कौन था? जल्दी बताएं, फास्ट, इतना टाइम नहीं लेना। विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ पहले इनके पोएट थे, और फिर उसके बाद से, तो ये सब सारे एग्जाम में एकदम आने वाले हैं, बस पढ़ते जाओ मजे मजे में। अब जो है, अब जो इन मेमोरियम की जब हम बात करते हैं, तो ये सही बात है, इन मेमोरियम जो है लगभग 17 साल इनको लगा था उसको लिखने और रिवाइज करने में। 1843 से लेकर 1850, लगभग 17 साल इन्होंने अपने जीवन के दिए। अब मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इन मेमोरियम क्या है? क्या ये पास्टोरल एलजी है कि एलजी है? जल्दी जल्दी बताएंगे फास्ट। ये पास्टोरल एलजी है कि एलजी है? तो ये पास्टोरल एलजी नहीं है, ये एलजी है, सिर्फ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर दूसरी बात यह है कि इन्होंने किसके ऊपर लिखा था, ये बात अभी किसी ने जवाब नहीं दिया। ये लिखा गया था, अनामिका बहुत अच्छा, ये आर्थर हेनरी हैलम के ऊपर लिखा गया था। और आर्थर हेनरी हैलम कौन थे? इनके होने वाले बहन हुई थे, इनकी बहन से उनकी शादी तय हो गई थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई, और इनको जो डेथ हुआ वो किसी बीमारी से हुआ था। कुड यू टेल मी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज डेथ? जल्दी बताना। तो सेरिब्रल हैमरेज, हैमरेज की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस, सेरिब्रल हैमरेज की वजह से इनकी डेथ हुई थी, ब्रेन हैमरेज कह लें आप। और उस समय जो है वो केवल 22 ईयर्स के थे, 1833 में। और इसीलिए 1833 के बाद से और 1850 के बीच में बहुत कम पोइट्री लिखी है, बल्कि कह लीजिए 1842 तक बहुत कम पोइट्री लिखी है टेनिसन ने। आगे बढ़ते हैं। टेनिसन पोइटिकल, जब आप इसमें बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल डेथ ऑफ हैलम ही है, इसमें और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे रैंडम क्रुएल्टी ऑफ नेचर है, साइंस, और जो साइंस आप सभी को पता है बहुत डेवलपमेंट चल रहा, तो जो साइंस है और रिलीजन उनके बीच में जो एक विक्टोरियन प्रॉमिस की बात की जा रही है कि मिडवे, उस पर इन्होंने बात किया है। तो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत से मुद्दे हैं जो इस पोयम के द्वारा इन्होंने, जो लोगों का फेथ धीरे धीरे रिलीजन में, क्रिश्चियनिटी में कम हो रहा है, उसको भी यहाँ पे इन्होंने उठाया है। तो बहुत से मुद्दे उठाए। अब मेरा अगला कई छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो जरा जल्दी से मुझे बताइएगा, देखते हैं कौन जवाब दे रहा है। जल्दी से मुझे आप लोग बताएंगे कि हाउ मेनी लाइन्स वर देयर, इस पर्टिकुलर पोएम में कितनी लाइन है? 2916। इसमें था, आप इस टाइम वो बता रहे हैं कैंटो, लाइन है 2916, और कैंटोज है 133। हाउ मेनी कैंटोज आर देयर? 133। लाइन कितने हैं? 2916, 2916। अब आप सभी से अगला प्रश्न है कि ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा है, टेट्रामीटर में लिखा है, ट्राईमीटर में लिखा है कि आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा है? वो विल टेल। आयम्बिक हेक्सामीटर, टेट्रामीटर, ट्राईमीटर, कौन बताएगा जल्दी फास्ट? आयम्बिक टेट्रामीटर, बिल्कुल सही है। राइमिंग स्कीम ए बी बी ए, ए बी बी ए, ठीक है।
इस पोयम को आप चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में कौन कौन से, द प्रोलॉग, फिर बीच में पूरा पोयम आएगा और फिर उसके बाद से एपीलॉग आएगा। प्रोलॉग, फिर पोयम, फिर एपीलॉग। इस पोयम में जितने भी कैंटो है, हर कैंटो को रोमन नंबर दिया गया है। कितने कैंटो को क्या नंबर दिया गया? रोमन नंबर में हर कैंटो को दिया गया है। आपको पहले ही बता दिया, लगभग 17 साल लग गए थे 1833 से लेकर 1850, यानी 17 साल इनको लग गए थे इस पूरे वर्क को लिखने में। ठीक है, अब एक और बहुत बड़ी बात है कि जो पोयम पब्लिश हुआ था, ठीक है, तो क्या टेनिसन के नाम के साथ पब्लिश हुआ था? तो नो, टेनिसन ने एनोनिमसली इस बुक को पब्लिश किया था। टाइटल था इन मेमोरियम AHH, एबिट और रोमन डिजिट में सब लिखा हुआ है 1833। ठीक है, अब अगला प्रश्न ये है, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि जो एपिलॉग है, एपिलॉग का अंत कैसे होता है? तो जो एपिलॉग का अंत होता है वो एपिथैलेमियम से होता है। एपिथैलेमियम का मतलब समझते हैं आप लोग? एपिथैलियम का मतलब होता है न्यूपिटल सॉन्ग, यानी वेडिंग सॉन्ग। एक वेडिंग सॉन्ग होती है, और ये किसकी वेडिंग सॉन्ग है? पोएट के सिस्टर की। पोएट के सिस्टर की शादी होती है, सिसिलिया टेनिसन। सिसिलिया टेनिसन की शादी होती है, एक एकेडमियन है जिनका नाम है एडमंड लॉ। उनसे 1842 में शादी होती है, तो उन्हीं पे न्यूपिटल सॉन्ग है, एपिथैलेमियन है, उससे एंड होता है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। बताओ सभी को समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं? बहुत ढेर सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया, मैं लिख नहीं पाया हूं, मैंने सब आपको बोल बोल के बताया है। आई होप कि ये रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, बाद में भी इसको सुन सकते हैं और नोट कर सकते हैं अगर अभी नोट नहीं किया है तो, क्योंकि अगर मैं जितनी तेजी से बता रहा था उतनी तेजी से मैं लिख ना पाता यहाँ। तो टाइम बचाने के लिए मैं बोलता गया हूँ, बाद में आप इसे नोट कर लेना। रट गया। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं। विच करेक्टर इज विच करेक्टर इज नॉट क्रिएटेड बाय थॉमस हार्डी? फिर एक बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आया। इसमें कौन सा ऐसा करेक्टर है जो थॉमस हार्डी ने जो है इसको, जो बहुत अच्छा अनामिका, बहुत अच्छा बता रही, स्पेंसर ने एलिजाबेथ के लिए लिखा। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए कि कौन सा इसमें करेक्टर है जो कि थॉमस हार्डी साहब ने नहीं बनाया था। तो अब देखो, अब आपको थोड़ा डीपर लेवल पे जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कौन, अब की बार मैं सुनूं कौन। देखो, सिर्फ 2 लोग का नाम लूंगा। स्यू ब्राइट हेड किस किस वर्क में है? थॉमस थॉमस हार्डी के, जल्दी बताएं। बाथशेबा एवर्डीन किस वर्क में है? थॉमासिन किस वर्क में है? इतना टाइम, जल्दी से तालियां हो जाए सचिन के लिए। जूड जूड द ऑब्सक्योर्स, स्मिता, सचिन, रुचि। अब आगे आओ, बाथशेबा एवर्डीन कहाँ है? इतना टाइम नहीं। बाथशेबा एवर्डीन, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इतना टाइम नहीं लगाना। थॉमासिन कहाँ पे है बताइए? ये करेक्टर कहाँ है? थॉमासिन, ये रिटर्न ऑफ द नेटिव, रिटर्न ऑफ द नेटिव में है। ठीक है, अब जो नहीं है उसके बारे में जान लें। बेटसी ट्रॉटवुड, जो बेटसी बेटसी ट्रॉटवुड है, ये वास्तव में चार्ल्स डिकेंस का एक नावल है जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। क्या नाम है? डेविड कॉपरफील्ड। तो ये डेविड कॉपरफील्ड में आई हुई है। हो, इतना डीपर लेवल पे सारे आपको जो है हमने बता दिया। मजा आ रहा है कि नहीं? सचिन बताओ भाई, मजा आ रहा है? पीजीटी निकलेगा अब। बाकी तो मैं इधर हमारे कोचिंग वाले जो कैंडिडेट हैं इनको तो मैं जानता हूँ, आप हमारे खाली टेस्ट सीरीज में रहते हैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए, बहुत अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, प्रिकली पियर, हियर वी गो राउंड द प्रिकली पियर। क्या बात है भैया, ये बता दो ये लाइन कहाँ पे आया है, किस वर्क में आया है? कैन एनीवन टेल? ये लाइन जो है किस वर्क में आया है? चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, चौथा ऑप्शन है द हॉलो मैन, द हॉलो मैन। ठीक है, अब चलिए फटाफट कुछ बात करते हैं होलो मैन के बारे में। होलो मैन कब आया था, कब पब्लिश हुआ था? 1925 में। सबसे पहली बात, होलो मैन किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? फटाफट बताएं। कलेक्शन का नाम है पोयम्स
1909 1925 ये इनके कलेक्शन का नाम है जिसमें ये आया हुआ है। अगर थीम की बात करें तो थीम लगभग वेस्टलैंड जैसा ही है कि थीम जो है एक तरह से पोस्ट वर्ल्ड वार के जो रिपर्कशन है उसके जो रिजल्ट हैं उसको दिखाता है। जैसे ट्रीटी ऑफ वर्साय है, उससे क्या क्या नुकसान होता है किस तरह से, फिर उसके अलावा होपलेसनेस, रिलीजियस कन्वर्जन, रिडेम्पशन, इन सारी चीज़ों पे बात होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो मैरिज है विवियन हेवुड से जो है वो मैरिज में फेल हो गया था मैरिज, तो उससे जो उनको दुख प्राप्त हुआ उसको उससे भी प्रभावित है ये पोयम। तो इस पोयम में आप देखें तो काफ़ी कुछ जो है एक तरह से जो समाज है वर्ल्ड वार के बाद किस तरह से बहुत पेसिमिस्टिक हो चुका है, होप नहीं बचा है। बिल्कुल अजीब सी सारी चीज़ें हैं, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये है कुल मिला के मामला। और ये जो है वेस्टलैंड पोयम से माना जा रहा है कि उससे और ज़्यादा ये पेसिमिस्टिक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है ये पोयम। अब चलिए आगे मैं आप सभी से कुछ और चीज़ें फटाफट बता रहा हूँ। ये जो है कितने पार्ट में है, तो पार्ट कितने, 5 पार्ट्स में पोयम है। टोटल कितने पार्ट्स में है, पोयम इज डिवाइडेड इन 5 पार्ट्स। कितनी लाइन्स है पोयम में, तो दे आर 98 लाइन्स इन द पोयम। कितनी लाइन्स है, 98 लाइन्स है पोयम में। और क्या है, और अगला आप सभी के लिए ये है कि भैया ये बताओ कि इसकी टाइटल जो है इन्होंने जो बनाई है द होलो मैन, ये कौन से दो वर्क से प्रभावित हैं। स्पिरिचुअल डीके तो है ही, रिलीजियस स्पिरिचुअल हर प्रकार से सोसाइटी मतलब खत्म हो रही है ना, जैसे वेस्टलैंड है, पूरी दुनिया वेस्टलैंड की तरह हो गई, तो उसी तरह इसमें भी है कि अब जो है एक जो है समाज को उस तरीके से दिखाया जा रहा है कि हम होलो मैन है, यानी हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम हर चीज खो चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, सोसाइटी खत्म हो चुकी है, हम भी खत्म हो चुके हैं, नैतिकता वगैरह सब कुछ खत्म। अब चलिए आगे आते हैं। 98 लाइन्स है पोयम में। अब मुझे ये बताइए कि इसका टाइटल किन दो राइटर के वर्क को माना जाता है। तो आप ये देखिए, इस एक विलियम मॉरिस साहब हैं, उनका वर्क है द हॉलो लैंड। वर्क का नाम क्या है, द होलो लैंड। तो एक टाइटल है द होलो लैंड, तो वहां से द होलो लिया गया है विलियम मॉरिस साहब से। और रुडयार्ड किपलिंग साहब हैं, उनका जो टाइटल है द ब्रोकन मैन, द ब्रोकन मैन। तो ब्रोकन मैन जो टाइटल है, अब यहाँ से होलो ले लिया गया है और यहाँ से मैन ले लिया गया, अब इन दोनों को मिला दिया गया है तो बन गया है द होलो मैन। ठीक है। अब एक और बहुत बड़ी बात आप सभी से पूछ रहा हूं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब ये पोयम शुरू होता है तो इस पोयम के शुरू में आपको दो एपिग्राफ मिलते हैं, दो एपिग्राफ मिलते हैं। आप मुझे बता सकते हैं एपिग्राफ, दो एपिग्राफ है, पहला जो एपिग्राफ है वो कहाँ से लिया गया है। पहले एपिग्राफ में कुट्स का जिक्र किया गया है, कुट्स, मिस्ताह कुट्स ही डेड। ये जो कुट्स हैं ये करेक्टर है हार्ट ऑफ डार्कनेस में, जोसेफ कॉनरैड का वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस, वहां पे ये वर्क आता है, वहां पे ये करेक्टर आता है, तो वहां से पहला जो एपिग्राफ है ये हार्ट ऑफ डार्कनेस से है, बिल्कुल हॉरर हॉरर बोलता है। फिर उसके बाद से जो दूसरा है पेनी फॉर द ओल्ड गाय, जो पेनी फॉर द ओल्ड गाय है, ये गाय फॉक्स नाम का एक करेक्टर है, उसके ऊपर जो है बेस करके। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। ये इसका हुआ है। ठीक है जी, बस। अब सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है ओपनिंग लाइन क्या है। ओपनिंग लाइन क्या है इसकी और एंडिंग लाइन क्या है। तो ओपनिंग लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ओपनिंग लाइन में तो इसकी टाइटल ही आ जा रही है, वी आर द होलो मैन, वी आर स्टफ्ड मैन लीनिंग टुगेदर, हेड पीस फिल्ड विद स्ट्रा। हम होलो मैन हो चुके हैं, हमारे अंदर ऐसा लग रहा है जैसे भूसा भरा हुआ, कुछ दिमाग में है नहीं। लीनिंग टुगेदर, हम झुक के चल रहे हैं, यानी शरीर में कोई एनर्जी नहीं बची हुई है। और जो हेड पीस है वो क्या है, फील्ड विद स्ट्रा, लग रहा है उसमें भूसा भर दिया गया है, मतलब दिमाग तो है ही नहीं हमारे पास, बहुत खतरनाक है। अच्छा एंडिंग लाइन देखिए, बहुत ही बेहतरीन है एंडिंग लाइन। वो क्या है, दिस इज द वे। ये एंडिंग लाइन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शुरुआत की 3 लाइन है एंडिंग लाइन में, जो 4 लाइन है उसमें जो शुरू की 3 लाइन है वो रिपीटेड है। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, नॉट
विद अ बैंग विद अ विम्पर। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि भैया कौन सी ऐसी लाइन है जो बार बार रिपीट की जा रही है, यहाँ ये कहाँ पे है, सीधे सीधे लाइन पूछा जा सकता है। तो दिस इज द वे वर्ल्ड एंड, यानी यहाँ पे आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि किस प्रकार टी एस एलियट बता रहे हैं कि दुनिया बहुत एकदम अब जैसे अराजकता, जैसे आप वो डब्ल्यू बी ईट्स का पोयम नहीं है द सेकेंड कमिंग, वहां भी वही चीज है कि फाल्कनर कैन नॉट होल्ड है। तो दुनिया एकदम पूरी तरह से खत्म हो रही है, सब कुछ गड़बड़ अवस्था में चल रहा है। और जो है अब एकदम एंडिंग टाइम आ गया है। ठीक है, वही चीज है। हम्म बिल्कुल, फाल्कनर कैन नॉट होल्ड द फाल्कन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, बहुत से लोग जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है या जिनको ज़्यादा याद नहीं, मैं उन लोगों से फिर एक बात कहूँगा कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस क्लास में अटेंटिव होके बने रहिए। हम आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, गारंटी के साथ बता रहे हैं कि पीजीटी की इससे बाहर औकात ही नहीं है, पूछ ले वो। हम एक वर्ग से एक क्वेश्चन बना रहे हैं, लेकिन हम उससे रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें वो आपको बता दे रहे हैं। ठीक है? इसी के अंदर आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। मुश्किल से 20-25 सेट हम लेकर आएंगे, उसमें सारी कहानी पीजीटी की खत्म। हम्म अब आगे आ जाइए। कमला दास। कमला दास गॉट केरला साहित्य अकादमी अवार्ड इन द ईयर। कमला दास को केरला साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? कैन एनीवन टेल? 1968। बहुत सही भाई, एकदम सही है स्मिता। हम्म चलिए, तो केरला साहित्य अकादमी अवार्ड में आप सभी से पूछना चाहूंगा कि इनको किस लिए, किस फील्ड में मिला था? पोयम के फील्ड में मिला था कि स्टोरी के लिए मिला था? कैन एनीवन टेल? तो ध्यान रखिएगा कि इनको मिला था ये शार्ट स्टोरी के लिए। और स्मिता ने बता दिया कि शार्ट स्टोरी का नाम क्या है? टुन्नुपू, थानुपू। केर ये है शार्ट स्टोरी। ठीक है, अब मेरा फिर अगला प्रश्न आप सभी से है, क्योंकि ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि भैया ये बताओ, मलयालम शॉर्ट स्टोरी ठीक है, कि कमला दास को इंग्लिश में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इंग्लिश में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। आप बताइए कि वो कौन सा ईयर है जब इनको साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश में मिला था? कैन एनीवन टेल? इतना टाइम नहीं, गलत बता रहे हैं, सही बताइए। मुझे पता है आप सब गलत बता रहे हैं। हाँ, अरे वाह, सचिन जी ने सही बता दिया, 1985। अभी हमने पिछली क्लास में इतना बताया, एक क्लास और ली थी जब साहित्य अकादमी अवार्ड की मैंने बात की थी, उसमें जितने भी आपके कोर्स में राइटर हैं सबका बताया था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1985 में। और इनके किस कलेक्शन के लिए मिला था? कलेक्टेड पोएम्स के लिए, कलेक्टेड पोएम्स के लिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। और भी इनको कई ढेर सारे प्राइज मिले हैं, मैं बस जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मिस वगैरह होता रहेगा, अब जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ। इनको पेन पेन अवार्ड मिला था कब? 1963 में। इनको जो है केरला स्टेट फिल्म अवार्ड मिला था बेस्ट स्टोरी के लिए 1988 में। केरला फिल्म स्टोरी अवार्ड, मैं बस बताता जा रहा हूँ, सुनते जाइए। इनको जो है वायलर अवार्ड मिला था किसके? 1997 में। सारे अवार्ड इतने जरूरी नहीं है, मुख्य रूप से दो ही हैं, लेकिन फिर सब बता रहा हूँ। एशियन पोइट्री प्राइज इनको मिली है 1998 में। ठीक है, और एक और अवार्ड है चुच्चा टन, पता नहीं क्या है इसकी, तो ये 2002 में मिला। मैं इसकी स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, EZHUTHACHAN। ठीक है, ये अवार्ड इनको 2002 में मिला है। ठीक है, मुख्य रूप से आपको तीन अवार्ड बस ध्यान रखना है। एक तो आपको अवार्ड याद रखना, केरला साहित्य अकादमी 1968, साहित्य अकादमी अवार्ड पोइट्री के लिए 1985, और सबसे लास्ट में एशियन पोइट्री अवार्ड 1998। बस तीन अवार्ड इनका ध्यान रखिए, बस इतने से आपका काम हो जाएगा एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वन इज मुल्क राजा आनंद ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुल्क राज आनंद साहब इंडियन राइटर हैं, ठीक है, और इनका ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल इसमें से कौन है?
तो बहुत अच्छा आप सभी जवाब दे रहे हैं, 7 समर्स। अब फिर देखिए मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये बताओ कि ये जो 7 समर्स लिखते हैं, ये इनकी एकमात्र ऑटोबायोग्राफिकल नावल है कि और भी कुछ नावल है? क्या इन्होंने कोई प्लान बनाया था ऑटोबायोग्राफी को लेकर कि ये कितने टोटल ऑटोबायोग्राफिकल नावल लिखेंगे? क्या कोई बता सकता है? तो यस, आप सभी को बता दूं कि इन्होंने ये प्लान किया था कि ये टोटल 7। ठीक है, ठीक है चंचल जी बताइए कितना? टोटल 7, यस स्मिता। तो टोटल 7 इन्होंने प्लान किया था कि ये टोटल 7 ऑटोबायोग्राफिकल नावल लिखेंगे, ऐसा इन्होंने प्लान किया था। लेकिन ये पूरा कितने किए? इन्होंने पूरा किया था केवल टोटल 4, लेकिन इन्होंने 4 ही पूरा कर पाया। अब वो जो 4 इन्होंने पूरा किया उसके नाम बता दो। इन्होंने ये सोचा था कि हम 7 सीरीज में लिखेंगे, लेकिन पूरा सिर्फ ये 4 कर पाया। अब ये 4 कौन कौन से पूरा कर पाए थे? तो एक तो आपका हो गया 7 समर्स जो कि 1951 में आया। दूसरे नंबर पे जो दूसरा नावल है वो मॉर्निंग फेस। ठीक है, मॉर्निंग फेस वो 1968 में आया। फिर तीसरे नंबर पे है आपका कन्फेशन ऑफ अ लवर, ये 1976 में आया। और चौथे नंबर पे है द बबल, ये 1984 में आया। तो ये टोटल 4 नावल हैं जो इन्होंने प्लान किया था। इसका इन्होंने प्लान किया था 7 एजेज ऑफ मैन नाम से इन्होंने सोचा था कि पूरा एक कलेक्शन होगा। ठीक है, 7 पार्ट का जो पूरे का नाम होगा, चंचल जी सही बता रही हैं, 7 एजेज ऑफ मैन, एकदम यही 7 एजेज ऑफ मैन इन्होंने सोचा था। टोटल एक कंप्लीट होगा, कलेक्शन का नाम होगा, जिसमें ये 4 ही सिर्फ लिख पाए थे। बहुत अच्छा स्मिता ने अभी ये, मैं पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ अपने पिछले टेस्ट सीरीज में कि मुल्क राज आनंद को साहित्य अकादमी अवार्ड किस नावल के लिए मिला था? तो ये इनको मॉर्निंग फेस के लिए मिला था 1971 में। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है जी? बहुत बेहतरीन। कितना आप लोग कितना ज्यादा सीख रहे हैं? इतना ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है दिमाग से? हैं? दिमाग इतनी ढेर सारी चीजें एक साथ सुन रहे हैं, ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए, है ना? एकदम शिव जी की तरह डटा जटा बांध लीजिए, बाहर नहीं जाने देना। चलिए, आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बॉर्न हियर एंड बिलोंग, हु रोड दिस लाइन? ये लाइन कहाँ से लिया गया? हम्म अच्छा, ये चेन्नई का अवार्ड। ठीक है, बहुत अच्छा स्मिता। तो ये लाइन वास्तव में जो है ये निसिम इचकिल साहब की है। ठीक है, निसिम इचकिल साहब, इसका आंसर होगा निसिम इचकिल। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये कि पोयम का नाम बता दो कि कौन से पोयम से लाइन लिया गया है, ये अच्छा प्रश्न है। ये पोयम इनका है एक आइलैंड, एक इनका पोयम है आइलैंड, वहां से ये लाइन लिया गया है। आइलैंड की जो शुरुआत होती है, अनसुइटेबल फॉर सॉन्ग एज वेल एज ए सेंस द आइलैंड फ्लावर्स इनटू स्लम्स एंड स्काई क्रेपर्स रिफ्लेक्टिंग। तो ऐसे करके लाइन शुरू होती है, आइलैंड से है ये। बेहतरीन। देखो पोएम्स तो इन लोग के सारे हैं, अब बस आप कुछ मेन मेन लाइंस हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहती हैं, वही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वो हम आपको इसमें दे रहे हैं। आप कोई भी पोएम, जो इस तरह के राइटर हैं जैसे इंडियन राइटर्स हैं, तो आप हर पोएम की जो, अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसकी पहली लाइन आप याद रखें, एंडिंग वाली लाइन याद रखें, और जो एक दो बीच की लाइन होगी वो हम आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे क्लिक अपॉन देमसेल्व्स एज द ब्रीज राइजेज एंड टर्न मेनी कलर्ड। बताइए ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस पोयम से लिया गया है? तो ये तो बहुत आसान है, सब लोग बता देंगे। इनका पोयम है बर्चेज, वहां से लिया गया है ये। बर्चेज जो है कब पब्लिश हुआ था, कैन एनीवन टेल? 1915 में पब्लिश हुआ था ये पहली बार। फिर उसके बाद से जो है ये दोबारा पब्लिश हुआ था 1916 में। जब ये 1916 में पब्लिश हुआ था तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस कलेक्शन का नाम क्या है जिसमें पब्लिश हुआ था? तो उस कलेक्शन का नाम है माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल। देखो हर जो महत्वपूर्ण पोयम है, स्पेशली रॉबर्ट फ्रॉस्ट के
या वाल्ट विटमैन के या कमला दास का, निसिम स्किल का, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसके पब्लिकेशन का नाम क्या है या फिर उसके कलेक्शन का नाम क्या है, कब वो पब्लिश हुआ, ये ध्यान रखना है आपको। इस पोएम में देखा जाए तो कितनी लाइन है, 59 लाइन्स हैं इस पोएम में। ये एक तरह से नेचर पोएट के रूप में ये पोएम इनकी जो है इनको इस्टेब्लिश करती है। और ये पोएम इनका जो है, इनके कई ढेर सारे पोएम्स हैं, जिसमें ये भी एक पोएम है जिसको सबसे ज़्यादा एंथोलॉजाइज्ड किया गया है। अलग अलग जो है कलेक्शन जो पोइट्री की आई है उसमें इस पोएम को डाला गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियाडिकल्स वाज स्टार्टेड बाय वाल्ट विटमैन, बताओ अभी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी हम जो टेस्ट करवाए हैं आपके उसमें पूछ चुके हैं। लॉन्ग आइलैंडर, लॉन्ग आइलैंडर जो है ये पीरियोडिकल है जो वाल्ट विटमैन ने खुद स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यंग निक एडम, जो निक एडम नाम का करेक्टर है, बड़ी फेमस करेक्टर है, ये हमिंगवे के किस नावल में है? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत आया था, आपको नावल नहीं उनको पूछना था, हेमिंग्वे के किस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में। ये इन आवर टाइम जो है ये वास्तव में क्या है, ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन कैंसिल नहीं हुआ। क्यों नहीं कैंसिल हुआ बताओ भाई? क्वेश्चन ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता कि सर कहो वो तो नावल गलत लिख दिया है। भाई इसमें जो 4 ऑप्शन है, निक एडम उनमें से किस में है? तो इन अवर टाइम में है। अब ये शॉर्ट स्टोरी की नावल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप सभी को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूं और पूछ भी रहा हूं और देखता हूं कितने लोग बता पाते हैं। पहली बात तो मुझे ये बताए कि इन अवर टाइम के बारे में आपको क्या पता है? इन अवर टाइम जो है ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है कि कुछ और है, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो आपको लगता होगा ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, लेकिन आपके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि इन आवर टाइम जो है ये दो चीज है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इन आवर टाइम जो है 2 बार पब्लिश हुआ है। आप जब देखेंगे, एक तो 1924 में पब्लिश हुआ है और एक 1925 में पब्लिश हुआ है। ठीक है, जो 1924 में पब्लिश हुआ है उसकी विशेषता ये कि सारे स्मॉल लेटर में है, इन आवर टाइम, ये सारा स्मॉल लेटर है। और जो 1925 में पब्लिश हुआ है उसका शुरुआत सबका कैपिटल लेटर से, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर। दूसरी बात यह है कि क्या दोनों में स्टोरी है? बहुत महत्वपूर्ण बातें पूछ रहा हूं, और क्या आप लोग को बता सकते हैं यस या नो, क्या दोनों स्टोरी का कलेक्शन है? क्या इसका इन आवर टाइम जो 1924 में आया था और जो 25 में आया, क्या उसका अपडेटेड वर्जन है कि कुछ और है? जल्दी बताएं, फास्ट, यस और नो। क्या 1924 में जो इन आवर टाइम आया है, अभी आप गूगल पे ना सर्च करें, हमें बताएं यहाँ तुरंत, और जो 1925 में आया है, तो क्या 1924-25 दो अलग अलग चीजें हैं कि एक ही चीज है? उसी को अपडेट करके 1925 में लाया गया है, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। 1924 में जो चीज आया है वो स्मॉल लेटर से उसका टाइटल है, और 1900 जो 24 में आया है ये है क्या? ये अ कलेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिए, ये अ कलेक्शन ऑफ, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, विनटेल, विनटेल है, VIGNE इसको, इसमें जी साइलेंट है तो आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है, विनएट्स। अब ये जो विनएट्स है इसके बारे में जरा ध्यान दीजिए, है क्या, इसका मतलब क्या होता है? तो ये अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अकाउंट और एपिसोड, इसका सिंपल सा मतलब है अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अकाउंट और एपिसोड। किसी भी चीज के बारे में ये क्या है, डिस्क्रिप्शन अकाउंट या फिर एपिसोड है, ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। ठीक है, जब आप अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ वर्ल्ड वार से रिलेटेड है। टोटल 18 पीसेस हैं इसमें। तो कोई वर्ल्ड वार से रिलेटेड है, कुछ और से रिलेटेड ऐसे करके है, डे टू डेज। तो ऐसे करके टोटल जो है ये आपका, ठीक है, विनिएट्स है। अब ये 1924 की बात है। जब 1925 वाला, जब आप कहेंगे निक एडम की बात करेंगे, तो निक एडम वाला जो है वो 1925 वाला कलेक्शन है इन आवर
इन अवर टाइम, और इन अवर टाइम्स जो 1925 वाला है ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। तो ये ध्यान रखना। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। तो जो 1924 वाला है एक तरह से वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, अकाउंट एपिसोड है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है कई चीजों के बारे में, ठीक है। और जो 1925 वाला है वो वास्तव में शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, ठीक है। क्लियर है सभी को? अब आप सभी को कुछ बातें बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो 1925 में आपका इन अवर टाइम इन कैपिटल लेटर में आ रहा है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ आप कहानियों के नाम बताएं जो निक जो है एडम से कनेक्टेड है, तो आप मुझे बता सकते हैं कुछ कहानियों के नाम? ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप सभी को पूछ रहा हूं। आप ध्यान दीजिए, निक एडम नाम का जो करेक्टर है, मैं आपसे दो तीन प्रश्न पूछ रहा हूं। पहले ये बताइए कि जो निक एडम नाम का करेक्टर है, क्या ये करेक्टर जो है ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है अर्नेस्ट हमिंगवे का, या फिर नहीं ऐसे ही कोई सामान्य करेक्टर है, ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है कि सामान्य है? तो यस, ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल करेक्टर है, हमिंगवे के लाइफ और करियर को रिप्रेजेंट करता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। कितनी स्टोरीज में जो है निक एडम नाम का करेक्टर है, आप मुझे ये बताइए। हाउ मेनी स्टोरीज वी फाइंड द करेक्टर निक एडम्स ऑफ इन अवर टाइम? तो आप सभी को बता दूं कि टोटल 8 स्टोरीज, टोटल 8 स्टोरीज हैं इन अवर टाइम में, जिसमें निक एडम की स्टोरी आपको मिलती है, ठीक है। ये हमिंगवे के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। जो सबसे पहली स्टोरी है इंडियन कैंप, इंडियन कैंप सबसे पहली स्टोरी मिलती है इंडियन कैंप। इस स्टोरी में जो है हमिंगवे को निक एडम को दिखाया गया एक चाइल्ड के रूप में, किस तरह फीचर करता है, एक चाइल्ड के रूप में। फिर उसके बाद एक दूसरा स्टोरी है द डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स वाइफ, ठीक है। यहाँ पे हमिंगवे के चाइल्डहुड को दिखाया गया है, 12 ईयर ओल्ड निक एडम्स, यहाँ पे 12 साल का निक एडम्स है। फिर उसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं, बिग टू हार्टेड रिवर, बिग टू हार्टेड रिवर, ये भी जो है निक एडम की स्टोरी है, जब वो वार से लौट के आता है उस पे है। तो ये तीन फेमस स्टोरीज हैं जो मैंने आप सभी को बता दिया। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। सभी को समझ में आ रहा है? इंडियन कैंप, डॉक्टर एंड द डॉक्टर्स वाइफ, बिग टू हार्टेड रिवर, ठीक है। फेमस स्टोरीज हैं। टोटल कितनी स्टोरीज हैं? 8 स्टोरीज हैं जो निक एडम को जो है ट्रिब्यूट की जाती है। कैसा लगा आप लोग को जानकारी? जल्दी से आप लोग बताएंगे फास्ट। कई चीजें मैंने आपको ऐड करके बताया है। एक्चुअली हम लोग पढ़ते हैं, जब वहां पे आप देखेंगे विकिपीडिया पे 1924 दिया है, 1925 दिया है। अब हमको लगता है दोनों में अलग क्या है, अलग क्या है, ठीक है। लेकिन 1925 वाला ही शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ अनवैंक्विश्ड, ठीक है। अनवैंक्विश्ड के जो है ऑथर कौन है? तो बताइए भाई। विलियम फाकनर साहब, विलियम फाकनर साहब इसके आथर हैं। बिल्कुल ठीक है चंचल, बहुत अच्छा आप लोग प्रयास कर रहे हैं। स्मिता, चंचल, सचिन, रुचि, रागनी, हाँ, लगातार आप लोग जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। अनामिका भी देखिए टीजीटी की, प्योर टीजीटी की स्टूडेंट है, लेकिन बार बार अपनी तरफ से ये भी कनेक्ट कर रही हैं, जवाब दे रही हैं। नीता पांडे, ठीक है, बहुत अच्छा जी। आप सभी लोग जुड़े रहिए, ऐसे मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो इसका आंसर होगा फाकनर। अब मुझे आप ये बता दीजिए कि ये अनरेविज्ड जो है वास्तव में आया कब था? तो ये 1938 का एक नावल है, 1938 में लिखा गया था नावल है। और क्या ये नावल जो है योकना पताफा जो है कंट्री सेटिंग है इस नावल की, यस और नो? तो यस, इस नावल की जो सेटिंग योकना पताफा जो है वो है। हम्म इस नावल में अगर देखा जाए तो जो करेक्टर है वो एक फैमिली, स्पेशल फैमिली जो है आपको नजर आती है। टीजीटी वालों के लिए योकना पताओफा, विलियम फाकनर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये रीजनल नॉवेल्स की कैटेगरी में ये सारे आएंगे, जब किसी एक रीजन विशेष को जो है इंपॉर्टेंस दिया जाता है, सेटिंग रखी जाती है। यस, मिसिसिपी को जो है योकना पताओफा उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब मुझे जल्द, यस मैकबेथ, वाह क्या बात है, हमारे स्टूडेंट को लगातार टीजीटी वाले एकदम एक्टिव हैं। ये कह रहे हैं कि जो विलियम फाकनर याद आते ही इनको साउंड एंड द फ्यूरी याद आ गया, जो मैकबेथ
से जो है वो लाइन ली गई है टाइटल के रूप में। चलिए, अब मुझे जल्दी से आप बताइए कि कौन सी फैमिली का जिक्र किया गया है। तो फैमिली कौन है भाई? सार्टोरिस। सार्टोरिस फैमिली है जिसका जो है जिक्र किया गया है। ठीक है, इसमें एक नावल भी है सार्टोरिस। ठीक है, तो उसमें भी ये फैमिली नजर आती है और इस पर्टिकुलर जो है नावल में भी सार्टोरिस नजर आती है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन, सभी को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। कैसा लगा आप सभी को बताइए भाई।